हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहरवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोप। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गति के 3 नियम। तो चलिए इनको प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। पहला नियम है गति का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कि अगर हम किसी चीज को डिस्टर्ब ना करें, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो एक समान गति से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, तो वो चलती ही रहना चाहती है। वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स, बाहरी बल काम ना करे। ठीक है, तो यह है जड़त्व का नियम। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। चलिए इसके पहले के आपकी एग्जाम्पल बताऊं, पहले इसके देता हूं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति की अवस्था में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी, चलती हुई वस्तु चलती रहेगी, एक समान रूप से चलती हुई वस्तु चलती रहेगी। तो ये है जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ये गति का प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम। इसको मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी। इसके एग्जाम्पल दे देते हैं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण ले लेता हूं। आम की डाली को हिलाने पर उस पर लगे आम का नीचे गिर जाना एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी कि जैसे आप आम की डाली, गर्मियों का मौसम चल रहा है, आम लगे हुए हैं बागों में, बगीचों में, आम के पेड़ों में आम लगे हुए हैं, तो भैया आप क्या करते हैं, डाली को पकड़ करके हिला देते हैं।
जब डाली को हिलाते हैं तो उसमें लगे आम क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है कि मान लेते हैं ये एक आम की डाली है और उसमें लगा है ये आम, ठीक। जब हम इस डाली को हिलाएंगे तो डाली तो तुरंत गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण, दो प्रकार के जड़त्व होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। तो गति, ये जो हमने डाली को हिलाया है, डाली तो तुरंत गति की अवस्था में आ गई, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण ये जो आम है अपनी विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है। यानी कि डाली आपकी ऐसे होगी और आम वहीं का वहीं रुका हुआ है। जब आम वहीं का वहीं रुका है, आम का कुछ द्रव्यमान है और अपने द्रव्यमान के कारण वो नीचे की ओर आ जाए, क्योंकि पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगाएगी। तो आम की डाली को हिलाने पर आम की डाली तो तुरंत गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण आम अपनी स्थिति में रहने का प्रयास करता है और अपने भार के कारण नीचे गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि बस है, बस में व्यक्ति खड़ा हुआ है, कई सारे हीरो होते हैं ना, वो जाकर के बस के अंदर खड़े हो जाते हैं। अब होता क्या है, एकदम से गाड़ी बस ड्राइवर चलाता है और वो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये गिर जाता है कई बार। तो कारण क्या है कि जब हम बस के अंदर बैठे हैं, ये खड़े हैं, तो हमारे कमर से नीचे का जो भाग है, मैं इस तरीके से एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपकी बॉडी, ये आपका कमर से ऊपर का पोर्शन और ये आपका कमर से नीचे का पोर्शन, ठीक। ये आपके हाथ, राइट, ये आप खुश और ये आपके बाल। तो कमर से नीचे का जो, सॉरी पाँव भी तो होते हैं, तो हमने पाँव बनाएंगे, डायग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, चलो पाँव बना देंगे हमने, ठीक। तो क्या होता है, कमर से नीचे का भाग तो बस के संपर्क में होता है, तो क्या हुआ, बस जैसे चलना शुरू करती है तो कमर से नीचे का भाग इसको पता चल जाता है कि भैया बस चल रही है, चलो आगे की ओर चलते हैं। तो इसने तो चलना शुरू कर दिया बस के साथ इधर की ओर, और इससे ऊपर वाले पोर्शन को लगता है कि अभी बस रुकी हुई है, इसका दिमाग रुकने में है कि अभी तो अभी चढ़ा हूं, अभी रुकी हुई है, तो ये चलती है ना। मैं ठहरा रहा जमी चलते रही, मतलब सीधी सी बात है ना, मैं तो ठहरा हूं और जमी चलने लगी, तो ये तो आगे की ओर चल जाता है और ये ठहरा रहता है, और जब ये ठहरा रहेगा तो पीछे की ओर गिर जाता है, और ये आगे, क्योंकि ये आगे हुआ है तो ये पीछे ही तो होगा, वो अपनी जगह पर ही है, तो ये आगे हो गया तो ये पीछे, तो पीछे की ओर ही गिर जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे शरीर का निचला भाग तो तुरंत बस के साथ गति की अवस्था में आता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण हमारे शरीर का ऊपरी भाग अभी भी विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है और व्यक्ति पीछे की ओर ही गिर जाता है। तो उम्मीद है गति का प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए गति का दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम बहुत इजी है, इसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल इजी सा नियम है, लिख देते हैं। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब
dp अपॉन dt अनुक्रमानुपाती f, ऐसा कुछ होता है। जो संवेग परिवर्तन की दर है वो अनुक्रमानुपाती होती है आरोपित बल के। इसी समझाते हैं कि कोई तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है, ठीक है, क्या आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं। लेकिन धीमी रफ्तार से कोई साइकिल आ रही है तो आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, उसको रोक लेंगे। आप बोलेंगे आप बाहुबली, और आप उसको रोक लेंगे। और क्यों रोक पाएंगे? उसके पीछे कारण यह है क्योंकि जो गाड़ी आ रही है, जो साइकिल आ रही है, उसका वेग कम है। उसका वेग कम है तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा, और आपको बल कम लगाना पड़ेगा, आपके पास उतनी पावर है, यू कैन डू इट, आप उसको रोक सकते हैं। वेयर एज कार के केस में क्या है कि कार बड़ी तेज स्पीड से आ रही है, उसका भार भी ज्यादा है, तो अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? चटनी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक, क्योंकि आपने जो बल लगाना है उस कार के वेग की तुलना में नगण्य है, बहुत कम है, इसलिए वो आपको हिट कर देगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्या करता है, जब गेंद आती है उसके पास तो ऐसे पकड़ता है, उसके बाद हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसे रखेगा ना तो जब गेंद आएगी उसके हाथों में लगी तो बहुत चोट लगेगी। तो वो अपने हाथ, जब गेंद आती है ऐसे पकड़ करके पीछे की ओर हाथ लेके जाता है। कारण क्या है कि गेंद आई है, चलिए गेंद को पकड़ करके पीछे की ओर लेके चलेंगे, धीरे धीरे उसका वेग कम करेंगे। जब धीरे धीरे वेग कम करेंगे तो क्या होगा? हाथों में कम चोट लगेगी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और देते हैं आपको। कुछ ऊंचाई से, मान लेते हैं 10 फीट की ऊंचाई से आपको रेत में कूदना है। आप रेत में कूदेंगे तो क्या होगा? आपके पांव धंस जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पांव धंस जाएंगे तो आपके पैरों में चोट कम लगेगी। कारण क्या है? क्योंकि आपका वेग धीरे धीरे कम हुआ। और एकदम से अगर कम हो जाए, माने 10 फीट से कूद रहे हैं और आप पक्के फर्श पे कूद रहे हैं तो आपका वेग एकदम से कम हो जाएगा। और एकदम से कम होने का मतलब है कि धरती ने आपके पैरों पर अधिक बल लगाया है। वेग एकदम से कम होने का मतलब यही है कि आपने अधिक बल लगाया है, ठीक। अगर धरती ने अधिक बल लगाया तो आपके पाँव में बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। तो इस प्रकार से गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग संरक्षण का नियम है। कहता है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल यही है इसके उदाहरण। पक्के फर्श पर कूदने से चोट लगती है, परंतु रेत पर नहीं। रेत पर नहीं। अगर किसी ऊंचाई से आप फर्श पर कूदेंगे, पक्के फर्श पर कूदेंगे तो चोट लगेगी, लेकिन रेत पर कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी, क्योंकि रेत पर आपका वेग धीरे धीरे कम होगा, इसलिए चोट नहीं लगेगी। जबकि पक्के फर्श पर आपका वेग एकदम से जीरो हो जाएगा। तो पक्के फर्श पर एकदम से वेग जीरो होने का मतलब है कि पृथ्वी ने आपके पाँव पर बहुत अधिक बल लगाया है, इसलिए आपको चोट लगेगी। ये आपको जवाब लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा वाला है आपके लिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लेते हैं कि आप नाव पर हैं और
आपको किनारे पर कूदना है, तो आप नाव पर खड़े होकर के अपने पाँव से पीछे की ओर धकेलेंगे। जब अपने पाँव से नाव को पीछे की ओर धकेलेंगे तो आपने क्या लगाया, क्रियाबल। नाव पर क्या लगाया, क्रियाबल। उतने ही बल से नाव आपको आगे की ओर धकेलेगी। जब नाव आपको उतने ही बल से आगे की ओर धकेलेगी तो आप सामने जो किनारा है वहां कूद पाएंगे। यानी कि आपने पहले क्रियाबल लगाना है, तभी आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। और एग्जांपल देता हूं, जब रेस होती है ओलंपिक्स गेम्स वगैरह में, तो बोलते हैं ना, ऑन योर मार्क गेट सेट। तो इस तरीके की जब प्रोसेस चल रही होती है तो देखा होगा आपने, पीछे स्प्रिंग लगी होती है, वहां पर जो धावक है, जो रेसर है, अपने पांव को फंसाता है, रखता है, जिससे कि मैक्सिमम क्रिया बल वो लगा सके, एक्शन फोर्स लगा सके पांव से पीछे की ओर। जितना वो पीछे की ओर धकेलेगा उतना ही स्प्रिंग उसको आगे की ओर धकेलेगी। तो स्प्रिंग पर लगाया गया जो बल है वो क्रिया बल, और स्प्रिंग ने जो उस पर लगाया, व्यक्ति पर लगाया, वो प्रतिक्रिया बल है। तो क्रिया बल के बराबर ही प्रतिक्रिया बल होता है। तो स्प्रिंग को पीछे की ओर दबाया गया था, स्प्रिंग हमें आगे की ओर धक्का देगी। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ही हम धरती पर चल पाते हैं। कारण क्या है, हम धरती पर क्रिया बल लगाते हैं, उसके उत्तर में, उसके जवाब में धरती हमारे पांव पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, और इस प्रतिक्रिया बल के कारण हम आसानी से चल पाते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसके। उदाहरण है धरती पर चलना, ठीक है, नाव से किनारे पर कूदना, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।